सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स देखिए, ये प्रैक्टिस सेशन है और यहां पर हम लोग सवाल लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर आधारित, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ाया है। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट, इन सारे इफेक्ट्स का कैसे सवालों में एप्लीकेशन होता है, इस पर हमने 2 वीडियोस बनाए। ये पहला पार्ट और ठीक इसी के बाद दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। तो यहां सवालों के माध्यम से उनके एप्लीकेशन की बात करेंगे, कैसे सवाल आ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, इसको सवालों से हम आपको समझाने वाले, और ये रहा हमारा पहला सवाल। Which structure is are not a valid mesomeric structure? देखिए, ये जो सवाल है यहां पर एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। हमने 6 ऑप्शन दिया है और आपको बताना है इनमें से कौन से मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। ये किसी एक स्पीशीज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, तो इनमें से कौन सा वैलिड है, कौन सा नहीं वैलिड है। तो चलिए यहां रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक रेडिकल है जो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में, पहला स्ट्रक्चर। दूसरे में आप देख सकते हैं रेजोनेंस हुआ, कैसे रेडिकल मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है हमने आपको बताया है। एक यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये पाई जो बॉन्ड है ये होमोलिसिस हो जाएगा, एक रेडिकल इधर से, एक रेडिकल इधर से, इधर डबल बॉन्ड आ गया और इधर से एक रेडिकल इधर बैठ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो ये देखिए दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरे स्ट्रक्चर की, तो 2 स्ट्रक्चर हमारे वैलिड हो चुके हैं, अब तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, ये रेडिकल हमने यहीं पर छोड़ दिया और यहां पर पाई बॉन्ड का हमने पोलराइजेशन किया, बिल्कुल सही है। यहां पर हमने पाई बॉन्ड को या तो हम इस कार्बन पर शिफ्ट कर सकते हैं या तो नीचे वाले पर। फिलहाल हमने इसको ऊपर वाले पे शिफ्ट किया है, तो जिधर से दूर जाएगा उधर प्लस आएगा, जिधर चढ़ के बैठेगा लोन पेयर आएगा और माइनस आएगा, बिल्कुल सही है। तो 3 स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो चुके हैं। चौथे की बात करें तो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, जो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो चेंज नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही था, यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है और यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। ये जो है ये देख सकते हैं लोन पेयर है, ये लोन पेयर अनपेयर्ड नहीं है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में अनपेयर एक ही है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर नंबर 4 की बात करें तो यहां पर 1, 2, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वैलिड मेसोमेरिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्ट्रक्चर 5 की बात करें तो देखिए, मेसोमेरिक स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। और यहां पर देखिए, आपने ये जो सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा यहां पर इन 2 रेडिकल्स के बीच में आपने जो बॉन्ड बना दिया, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर पहले बनाया, फिर आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो एक तो यही स्ट्रक्चर वैलिड नहीं था, फिर इन दोनों को जोड़ के आपने सिग्मा की पोजीशनिंग अभी चेंज की है, या सिग्मा नया यहां पर आया है, ये मेसोमेरिक में अलाउ नहीं है। मेसोमेरिक में सिर्फ पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है। तो स्ट्रक्चर 5 वैलिड नहीं है। स्ट्रक्चर 6 की बात करें, बिल्कुल वैलिड है। आप स्ट्रक्चर 2 से स्ट्रक्चर 6 पर जाइए, एक रेडिकल यहां पर था, अब देखिए आप पाई बॉन्ड हमने किधर शिफ्ट किया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, तो इस वाले कार्बन पे प्लस आ गया, इस पर लोन पेयर और माइनस। तो यहां भी रेडिकल की संख्या एक ही है। तो आपने स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 और 6 में पाई बॉन्ड की पोजीशंस ही चेंज की है, जो कि मेसोमेरिक इफेक्ट में अलाउड है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को चेंज नहीं किया है, जो मेसोमेरिक की शर्त है। तो ये स्ट्रक्चर 1, 2, 3 और 6 वैलिड मेसोमेरिक फॉर्म होंगे और 5 और 4 नहीं होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहां एक बड़ी सीख हमको सवाल से मिलती है। अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। ये यहां पर आपको 3 अलग अलग कार्बोकेटायंस दिए हैं, आपको इनकी डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी में इनको लगाना है, यानी सबसे ज्यादा, फिर कम एंड सो ऑन। तो चलिए यहां पर हम देखिए, इन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को जज करने के लिए हम 2 फैक्टर्स लेंगे। एक हम लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट।
बच्चों एक बात बता दें, दो इफेक्ट में से जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसका वेटेज ज्यादा होता है, उसका जो इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो सबसे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर कैटेगराइज करेंगे। जब हाइपर कॉन्जुगेशन टैली कर जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब हम इंडक्टिव से डिसाइड करेंगे। पहले इंडक्टिव से डिसाइड मत करिएगा, तो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन का आप इस्तेमाल करिएगा। तो पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सबका हाइपर कॉन्जुगेशन लिखें। तो ये देखिए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, यहां पर CH3 ग्रुप लगा है, यहां CH2 ग्रुप लगा हुआ है, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, इनसे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 यहां पर और 2 यहां पर, 5। तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कितना आ गया? 5। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहां देखिए ये CH3 फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, अल्फा कार्बन, इससे हाइड्रोजन 3। ये वाला देखिए कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और यहां 2 मिथाइल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं और एक ही हाइड्रोजन बचेगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये जो अल्फा कार्बन था इससे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है जो अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 यहां पर हो गया अल्फा हाइड्रोजन और एक यहां 4। ये वाला जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये बीटा पोजीशन पे है, तो बीटा कहलाएंगे, अल्फा नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो यहां पर सिर्फ 4 है, 3 इधर और एक इधर, 4। स्ट्रक्चर अगर 3 की आप बात करें तो यहां काउंट करें तो यहां आप देखिए CH3 इधर लगा हुआ है अल्फा पोजीशन पर और ये CH2 अल्फा पोजीशन पर। तो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 यहां से आ गए और 2 यहां से आ गए, यानी 5। अब आप देखिए अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात माने तो 1 और 3 बराबर हो जाता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहा है 1 = 3 और 2 में हाइपर कॉन्जुगेशन कम है तो 2 पीछे आ जाता है। अब देखिए 1 और 3 में कैसे कंपेयर कराएंगे? जब हाइपर कॉन्जुगेशन मैच कर जाता है तो हम इंडक्टिव पर आते हैं। अब अगर आप बात देखें तो इंडक्टिव की जब आप बात देखेंगे, हम इंडक्टिव की बात करेंगे। देखिए तो यहां पर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर ली है, सबसे ज्यादा है ये 1 में 5 आ गए, इसमें 4 आ गए, इसमें 5 आ गए। अब देखिए इंडक्टिव की बात करें, यहां पर देखिए मिथाइल, अब आपको किसमें देखना है? 1 और 3 में देखना है। 4 ये वाला तो 2 वाला तो पहले ही पिछड़ गया है। 1 में देखिए इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है। 1 में देखेंगे तो इधर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर आप देखेंगे ये CH2 ग्रुप तो कॉमन है लेकिन यहां पर ये बल्कि ग्रुप लगा है। बच्चों जितना बल्कि अल्काइल ग्रुप होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही स्ट्रांग होता है। तो अगर आप 3 के केस में देखें तो जो ग्रुप लगा हुआ है एडजेसेंट टू कार्बोकेटायन वो बहुत बल्कि है 1 के कंपैरिजन में, तो इसका इंडक्टिव बहुत स्ट्रांग होगा। तो इंडक्टिव के मामले में जो 3 है वो जीत जाता है। तो फाइनल जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। तो 2 क्यों पिछड़ गया? हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे। 3 और 1 में कैसे डिसाइड किए जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम था? इंडक्टिव के आधार पे। इंडक्टिव किसका ज्यादा होता है? जहां बल्कि अल्काइल ग्रुप लगा होता है। तो इस लिहाज से 3, 1, 2 इज द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको यही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं और ऐसे ही सवाल आते हैं। अब चलिए अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला सवाल। यहां पर आपको एक कार्बोकेटायन के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं। आपको इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इनकी स्टेबिलिटी के घटते क्रम में लगाना है। तो सारे हम कार्बोकेटायंस यहां देख रहे हैं, एक ही कार्बोकेटायन के डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स। अब देखिए पहला वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, जब आप पहला वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो यहां पर देखिए ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, 3 डिग्री है। यहां से आप देख सकते हैं ये CH3 ग्रुप लगा है, यहां से आप देख सकते हैं एक CH3 ग्रुप लगा है और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आप बात समझे। पहली चीज तो आप मेरी एक बहुत सिंपल बात ध्यान रखें, अगर आप देखें 1 और 3 में सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 1 और 3 में आप देखें एक एक फॉर्मल चार्ज है, यहां पर भी एक फॉर्मल चार्ज है, 3 में भी एक फॉर्मल चार्ज है। तो पहले तो मोटे तौर पर कैटेगराइजेशन कर लें कौन बेहतर है। अगर 2 और 4 की बात करें तो यहां 3-3 फॉर्मल चार्ज आप देख सकते हैं, 3-3 चार्जेस यहां पर दिख रहे हैं। तो यहां पर 3 फॉर्मल चार्ज हो गए, यहां पर 3 फॉर्मल चार्ज हो गए। जहां पर फॉर्मल चार्जेस ज्यादा होते हैं वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है रिलेटिवली। और इससे बड़ा रूल आपको बता दें,
अगर आप स्ट्रक्चर 1 और 3 देखें तो वहां नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है और 2 और 4 में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कम है। तो या तो फॉर्मल चार्ज से आप बोल लें या तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स से बोलें। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एक बड़ा हथियार होता है, तो इसकी बात पहले करें। जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा बेहतर होगा, तो उस मामले में 1 और 3 जीत जाते हैं 2 और 4 से। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के आधार पर, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के आधार पर हमने इनको कैटेगराइज किया। तो 1 और 3 आगे आ गए, 2 और 4 पीछे आ गए। अब हमको डिफरेंस करना है 1 और 3 में, 2 और 4 में। तो हमारा क्वेश्चन जो है सरल हो चुका है। अब ये दो भाग में डिवाइड हो गया। अब हम 1 और 3 में अलग से कर लेंगे, 2 और 4 में अलग से कर लेंगे। चलिए 1 और 3 की बात करें तो बच्चों आप देखें 1 वाले में ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इससे जुड़ा यहां पर CH3 ग्रुप, यहां पर CH3 ग्रुप, ये 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन, 3 डिग्री एलाइलिक पोजीशन है। यहां पर आप देखें 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा एलाइलिक पोजीशन है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 1 है, यहां पर 6 है। तो कौन जीतेगा? स्वाभाविक सी बात है 1 जीत जाएगा। तो आपने 1 और 3 में डिस्टिंग्विश कर लिया, 1 इज ग्रेटर देन 3 ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, या यूं बोलें ये 3 डिग्री एलाइलिक है, ये 1 डिग्री एलाइलिक है। 3 डिग्री एलाइलिक सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री एलाइलिक, फिर 1 डिग्री। अब अगर आप 2 और 4 में बात करें, जब 2 और 4 में बात करते हैं तो ये देखिए ये वाला प्लस तो दोनों जगह सेम है। आप समझिए हमने आपको बता के रखा अगर सेम चार्ज प्लस और प्लस एक दूसरे के करीब है तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। माइनस और माइनस एक दूसरे के करीब हैं, बहुत खराब है। आप स्ट्रक्चर 4 में देख सकते हैं दो एडजेसेंट कार्बन पे प्लस और प्लस एकदम बगल में आ गए हैं, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। रिपल्शन जबरदस्त होगा, तो 4 की स्टेबिलिटी सबसे खराब होगी। तो आपने ये सारे रूल रेगुलेशन लगाकर फाइनल जो सीरीज है वो डिसाइड कर ली है। जो फाइनल सीरीज आती है सबसे स्टेबल 1, फिर 3, फिर 2 और सबसे कम स्टेबल 4। 1 और 3 में हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर, और 1 और 3 ज्यादा क्यों है 2 और 4 से? मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 2 और 4 में कैसे आपने डिसाइड किया? सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के करीब आ गए, बहुत अनस्टेबल, जो कि 4 में हो रहा है, प्लस प्लस अगल बगल आ गए। तो इन सारे रूल्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हमारा अगला सवाल है। इस सवाल में हमने आपसे पूछा है कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। यहां 2 अलग अलग कार्बोकेटाइन दिए हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, 2 अलग अलग स्पीशीज हैं। आपको पूछा गया है स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, 1 है 2 है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आप उस कार्बोकेटाइन के, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्पीशीज हैं तो इनका एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर से आपको कंपेयर नहीं करना होगा। आप जो 2 अलग अलग कार्बोकेटाइन हैं उनके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए, जिसके ज्यादा बेहतर क्वालिटी वाइज स्ट्रक्चर होंगे वही जीतेगा। देखिए क्वालिटी हमेशा विन करती है, अगर क्वालिटी सेम होगी तब क्वांटिटी जीतेगी। तो सबसे पहले आप 1 और 2 के अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, फिर देखिए क्वालिटी वाइज कौन बेहतर है। तो हमने देखिए आपको 1 और 2 के स्ट्रक्चर्स पहले से बना के यहां पर आपको समझाया है। ये हमने 1 का बनाया, आप देख सकते हैं प्लस सिंगल डबल था, ये कंजुगेशन होता है, डबल इधर शिफ्ट करेगा, तो देखिए डबल इधर आ गया। इस वाले कार्बन से दूर जा रहा है तो इस पर प्लस आ गया, जहां जा रहा है वहां डबल ला रहा है, और इस वाले कार्बन के पास आ रहा है तो पास आएगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस हो गया 0, 0 फॉर। अब क्या होगा, अब ये प्लस सिंगल लोन पेयर, तो ये प्लस क्या बताता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल बताता है, खाली p ऑर्बिटल है। और यहां पर लोन पेयर क्या बताता है, फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये फिल्ड ऑर्बिटल इस एम्प्टी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार का बॉन्ड बन गया, और जो डोनेट करता है वो अपना लूज करता है, देता है। तो अब 2 लोन पेयर से 1 लोन पेयर हो गया, और प्लस चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि 1 लोन पेयर दे दिया। जिसके पास गया इस कार्बन पर माइनस आया, माइनस प्लस 0। आप देख सकते हैं यहां पर 3 स्ट्रक्चर आपने 1 के बनाए, 3 तो हम 2 के भी बनाएंगे, लेकिन ये जो 1 का तीसरा स्ट्रक्चर है इसकी एक बहुत खास विशेषता है। और इसकी विशेषता यह है कि ये
मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, या यूं कह लें यहां ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर है बच्चों। कभी भी ये ऑक्टेट कंप्लीटेड ऑक्सोनियम केटायन है, आप देख सकते हैं सबका ऑक्टेट पूरा है। जब भी इस प्रकार का ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर मिलता है किसी कार्बोकेटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में, तो वो उस कार्बोकेटायन को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है और उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखते हैं क्या 2 में इस क्वालिटी वाला स्ट्रक्चर है कि नहीं है। होगा तो आगे बात करेंगे, नहीं होगा तो तुरंत हार जाएगा। अब 2 की बात करें, ये हमारा 2 कार्बोकेटायन है, प्लस सिंगल डबल आप देख सकते हैं, डबल इधर शिफ्ट किया, डबल इधर आ गया, प्लस इधर आ गया। फिर देखिए प्लस सिंगल डबल, फिर कॉन्जुगेशन में ये डबल इधर शिफ्ट किया, डबल इधर आ गया, प्लस इधर आ गया। 3 स्ट्रक्चर इसके भी हैं, 3 स्ट्रक्चर इसके भी हैं, लेकिन आप 2 में देखेंगे नो ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर, नो ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर। तो क्वालिटी वाइज 2 हार जा रहा है और क्वालिटी वाइज 1 जीत जा रहा है, क्योंकि इसके पास एक ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर है। तो आप संख्या से नहीं जाएंगे, सबसे पहले क्वालिटी से जाएंगे। अगर क्वालिटी सेम होगी तो फिर संख्या से जाएंगे। तो यहां पर इस लॉजिक के आधार पर आप कह सकते हैं जो 1 है उसकी स्टेबिलिटी 2 से बेहतर है। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल्स हैं। अब अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, आपको इनके एसिडिटी के घटते क्रम में बनाना है। तो हमने आपको बता के रखा है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बताने के लिए सबसे पहले आप उसका कॉन्जुगेट बेस बना लें। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए COOH में से H+ को हटा लें और फिर वो जो एनायन बनेगा कॉन्जुगेट बेस, उसकी स्टेबिलिटी को जज कर लें। अगर आप उस नेगेटिव चार्ज जो एनायन पर है उसको आप विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिमूव कर रहे हैं, तो वो स्टेबिलाईज होगा और उतना ही ज्यादा एसिड जो होगा वो एसिडिक होगा। तो हमने सबसे पहले सभी का कॉन्जुगेट बेस देखिए बना लिया। कॉन्जुगेट बेस बनाने में से सबके H+ को हम हटा लेंगे। यहां पर देखिए सिमेट्रिक है, तो आप चाहे यहां से हटाएं चाहे यहां से, बात बराबर है। हमने सबसे H+ को हटाया और यहां पर देखिए सबका कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब आपको ये नेगेटिव जो चार्ज दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या होती है, यहां पर बाढ़ आई हुई है। तो आप बाढ़ को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, वहां से पानी को निकालकर आप देखते हैं कहां पर इलेक्ट्रॉन रूपी पानी को निकाला जा रहा है तो बेहतर होगा। आप यहां पर देखें तो यहां पर तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं और ये सारे ग्रुप्स क्या होते हैं, प्लस-I ग्रुप होते हैं। और ये प्लस-I की विशेषता है निकालना तो दूर, ये तो बल्कि ऊपर से दो बाल्टी पानी और डाल दिए तो स्टेबिलिटी को क्या कर दिए, कम कर दिए। अब अगर आप बी वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां भी अल्काइल है, यहां पर अल्केनाइल ग्रुप है। यहां पर आप देखें ये जो डबल बॉन्ड लगा है बच्चों, ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो कार्बन लगा है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो sp2 कार्बन होता है बच्चों ये अपना -I इफेक्ट शो करता है, sp3 क्या शो करता है, +I। तो ये एक हाथ से दे रहा है और एक हाथ से ले रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, sp2 है। तो बेहतर है, कुछ बेहतर है। अब अगर आप सी और डी की बात करें तो बच्चों सी में भी आप ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है सभी में कॉमन है, चारों ऑप्शन में कॉमन है। लेकिन आप सी और डी में खास बात देखिए, यहां पर भी आप देख सकते हैं कार्बन sp2 है, यहां पर भी कार्बन sp2 था बी वाले में। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है उसकी खास बात है यहां पर ऑक्सीजन जैसे लालची ग्रुप लगे हुए हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो इस sp2 के जो साथी हैं वो बहुत ही ज्यादा खींचने वाले डाकू टाइप के हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है इस पर दबाव बनेगा और ये फिर यहां से खींचेगा और इसकी स्थिति को बेहतर बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के चार्ज को डिस्पर्स करके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाएगा। आप बी वाले ऑप्शन में देखिए यहां पर sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो जब s कैरेक्टर बढ़ता है sp में 50%, sp2 में 33.33 और sp3 में 25%। s कैरेक्टर बढ़ता है तो कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है। तो यहां पर sp वाला जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा खींचेगा
और नाइट्रोजन जो लगा है वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये भी क्या होता है, नाइट्रोजन ये भी डाकू टाइप का होता है, ये भी खूब सारा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए इस कार्बन को बाध्य करता है। तो सबसे ज्यादा जो खींचने का क्षमता होगा वो Cn का होगा, फिर COH का होगा, फिर इस नॉर्मल sp2 का, और यहां पर A में तो बल्कि आप दे ही दे रहे हैं। तो अगर एसिडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक D, फिर C, फिर B और फिर A। तो आपके पास यहां पर ऑर्डर आ चुका है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा D, उसके बाद C, उसके बाद B और उसके बाद A। तो यहां पर आपने देखा किस प्रकार से कॉन्जुगेट बेस बनाकर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को खींच के डिस्पर्स करेंगे उतना स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इस आधार पर आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा पार्ट 1 जहां पर हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगला पार्ट बहुत ही जल्दी हम अपलोड करेंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चंस जहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, रूल्स, रेगुलेशन और भी बातों को लेकर हम आएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम 2-4 पार्ट और इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के देंगे जिससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो सके। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, और भी प्रैक्टिस सेशन हम लाएंगे सो दैट कि आपका इसमें जो एक प्रोफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाए। और आशा करते हैं आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और इसको देखते रहिएगा, बार बार मेरी बातों को गांठ बांध लीजिए, समझते रहिएगा, आपसे कोई सवाल नहीं फंसेगा, और हम लोग इसी प्रकार से हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इस बीच अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।